Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज़ एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद रियो डी जेनेरियो से ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे। यहां पर उनका स्वागत शिव तांडव स्तोत्र और भारतीय शास्त्रीय नृत्य से किया गया। पीएम मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, टेक्नोलॉजी, खेती और हेल्थ समेत कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। भारतीय पीएम 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं। अब तक वे घाना, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल वे ब्राजील के दौरे पर हैं और यहां से नामीबिया जाएंगे। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर राजनेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच मुंबई के करीब मीरा भायंदर शहर में प्रस्तावित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मोर्चे को पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। ये मोर्चा आज सुबह 10 बजे बालाजी होटल से मीरा रोड स्टेशन तक निकाला जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने ठाणे मनसे के अध्यक्ष अविनाश जाधव समेत कई पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं कई कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है। पिछले हफ्ते मुंबई के करीब ठाणे जिले के मीरा भायंदर शहर में मराठी नहीं बोलने पर एक मारवाड़ी जैन समुदाय के दुकानदार से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। इस घटना के विरोध में मीरा भायंदर के व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया और विरोध मार्च निकाला था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं कल 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल यानी भारत बंद पर जाने वाले हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने यह हड़ताल बुलाई है। इस बंद का मकसद केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना है जिन्हें यूनियनें मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती हैं। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि सरकार कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है, मजदूरों के हक छीन रही है और 4 नए लेबर कोड्स के जरिए मजदूरों के हड़ताल करने और सामूहिक सौदेबाजी जैसे अधिकारों को कमजोर कर रही है। अभी तक सरकार की ओर से इस हड़ताल पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पहले की हड़तालों को देखें तो सरकार अक्सर इन्हें सीमित प्रभाव वाली बताती रही है। इस बार भी सरकार और यूनियनों के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यूनियनें सरकार की नीतियों को बदलने की मांग कर रही हैं। बिहार सरकार ने युवा आयोग को मंजूरी दे दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त और सक्षम बनाने के मकसद से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय किया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ ये आयोग समन्वय भी करेगा। बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। इनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। ये आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि बिहार में स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर प्राइवेट सेक्टर के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को सिफारिश भेजना भी इस आयोग का एक महत्वपूर्ण काम होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर,
दक्ष और रोजगार उन्मुखी बन सकें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। पटना पुलिस को गोपाल खेमका हत्याकांड में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के मास्टरमाइंड माने जा रहे कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी केस के पूरे ताने बाने को उजागर करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अशोक साव पर शक पहले से था, लेकिन पुख्ता सबूत और लोकेशन के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि अशोक साव ने ही इस हत्या की साजिश रची थी और इसे अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर उमेश यादव को 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 1 लाख रुपए का भुगतान कर भी दिया गया था। पुलिस की गिरफ्त में आ चुके उमेश यादव के पास से पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, 80 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए कैश बरामद किया। पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश के तहत उमेश यादव को हथियार मुहैया कराने का काम विकास उर्फ राजा ने किया था। इसे पुलिस ने मंगलवार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बिहार पुलिस ने बताया है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और पटना में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य है। तमिलनाडु के कड्डलूर जिले के सेम्मानकुप्पम गांव में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक स्कूल वैन स्कूली बच्चों को लेकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। तभी अचानक ट्रैक पर रेल आ गई और वैन को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 2 स्कूली छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैन में 5 बच्चे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। शुरुआती जांच में पता चला कि तिरुचेंदूर से चेन्नई जा रही एक ट्रेन ने तेज गति से रेलवे फाटक पार करने की कोशिश कर रहे एक निजी स्कूल वाहन को टक्कर मार दी। दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी लोगों का आरोप है कि ट्रेन आने पर गेटकीपर ने रेलवे फाटक बंद नहीं किया। हादसे से नाराज स्थानीय लोगों ने गेटकीपर को जमकर पीटा। मौके पर मौजूद पुलिस ने गेटकीपर को लोगों से बचाया। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया है। अमेरिका में छुट्टियां मनाने गया हैदराबाद का एक परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की एक कार दुर्घटना में जलकर मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार अटलांटा से दलास लौट रहा था। जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान तेजस्विनी, उनके पति श्री वेंकट और उनके 2 बच्चों के रूप में हुई है। ये परिवार अमेरिका में छुट्टियां बिता रहा था और अटलांटा में अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद कार से डलास लौट रहा था। लौटते समय देर रात ग्रीन काउंटी नामक जगह पर इनकी कार एक मिनी ट्रक से टकरा गई। बताया जा रहा है कि मिनी ट्रक गलत दिशा से आ रहा था और दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में तुरंत आग लग गई और पूरा परिवार उसमें फंस गया। चारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। देश के सभी राज्यों में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे किसानों और आम नागरिकों को राहत और सतर्कता दोनों की आवश्यकता होगी। वहीं कुछ राज्यों में गर्मी और नमी का असर भी देखने को मिलेगा। और अब खबरें बाकी दुनिया से। नेपाल चीन बॉर्डर पर भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 18 लोग लापता हैं, जिसमें 12 नेपाली और 6 चीनी नागरिक हैं। 12 नेपालियों में 3 पुलिसकर्मी और 9 नागरिक हैं। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। घटना चीनी सीमा पर नेपाल के रसुआ जिले में रसुआ गढ़ी बॉर्डर पॉइंट की है। बाढ़ में नेपाल को चीन से जोड़ने वाला मेन पुल मिटेरी ब्रिज ढह गया। मिटेरी ब्रिज से चीन नेपाल के बीच रोजाना लाखों रुपए का व्यापार होता था। रसुआ में कस्टम्स ऑफिस का यार्ड भी क्षतिग्रस्त हो गया। कस्टम यार्ड में खड़े कई कार्गो कंटेनर भी बह गए।
सभी कंटेनर सामान से भरे हुए थे। कस्टम यार्ड के अंदर फंसे कुछ लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन सभी तरफ बाढ़ के पानी के कारण चल रहे ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। कीनिया की राजधानी नैरोबी में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में 11 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने 567 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। ये प्रदर्शन 7 जुलाई 1990 के ऐतिहासिक सबा आंदोलन की 35वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुए थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार लोकतंत्र और आर्थिक सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाए। ईगल नर्सिंग होम के डॉक्टर एरन सिकुकू ने बताया कि 2 शवों को अस्पताल लाया गया। दोनों की मौत गोली लगने से हुई थी। इसके बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए और शवों को सौंपे जाने की मांग करने लगे। स्थिति नियंत्रित करने पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस ने एक बयान में कहा कि अधिकारियों ने उकसावे के बावजूद संयम और पेशेवर रवैया बनाए रखा। रूस के पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवोइट ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रूसी न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें कुछ घंटे पहले ही बिना कारण बताए पद से बर्खास्त कर दिया था। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। अधिकारियों ने बताया कि स्टारोवोइट को मॉस्को के पास ओडिंटसोवो में मृत पाया गया। फिलहाल घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। रूस की जांच समिति ने बताया कि स्टारोवोइट का शव उनकी कार में मिला। स्टारोवोइट की जगह एक पूर्व गवर्नर आंद्रेई निकितिन को अस्थायी परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया है। स्टारोवोइट परिवहन मंत्री बनने से पहले 5 साल तक यूक्रेन की सीमा से सटे कुर्स्क क्षेत्र के गवर्नर थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार देने के लिए नामित किया है। वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पुरस्कार समिति को भेजा गया पत्र ट्रंप को सौंपते हुए कहा कि हम जब बात कर रहे हैं तो वो एक देश में एक के बाद एक क्षेत्र में शांति स्थापित कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में इजराइल के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि उनका मानना है कि गजा में युद्ध समाप्त करने के लिए बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमास 21 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया वे मिलना चाहते हैं और वे युद्ध विराम चाहते हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य में अचानक आई बाढ़ में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। वहीं क्रिश्चियन ऑल गर्ल्स समर कैंप मिस्टिक ने इस बात की पुष्टि की है कि मृतकों में 27 लड़कियां और कर्मचारी शामिल हैं। कैंप से अभी भी 10 लड़कियां और एक काउंसलर लापता है। ऑस्टिन अमेरिकन स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार कैंप मिस्टिक के सह मालिक और निदेशक रिचर्ड ईस्टलैंड की बच्चों को बचाने की कोशिश में मृत्यु हो गई। केर काउंटी में ग्वाडालूप नदी में बाढ़ से 84 लोगों की मौत हुई है। इसमें 28 बच्चे और 56 वयस्क शामिल हैं। काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बताया कि 22 वयस्कों और 10 बच्चों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में इस क्षेत्र में तूफान आ सकता है, जिससे राहत कार्य प्रभावित हो सकते हैं। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.